मूवी की शुरुआत में हम एमी को देखते हैं और हमारी एमी को बहुत सारे गुंडे किडनैप कर लेकर जाते हैं और उसके पीछे पीछे उसका डैड भागता है। यहाँ पर एमी बहुत ज्यादा रो रही थी। इतने में ही वो गुंडा उसके गले पर चाकू रख देता है। यहाँ पर उसके डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो गुंडा सुनता ही नहीं। लेकिन आखिर में वो गुंडा मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। यहाँ पर तो एमी के डैड बोलते हैं कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। यहाँ पर वो गुंडा उससे एक शर्त मांगता है और वो ये होती है कि तुम मुझे बता दो कि इसकी मम्मा कौन है। और ये चीज सुनते ही एमी के डैड को समझ आ जाता है कि ये सारा काम एबी का है। तो फिर वो एबी को बाहर बुलाता है। एमी बोलने लगती है कि देखा भाई, मैंने तुम्हें कहा था ये ट्रिक डैड पर काम नहीं आएगी और डैड को सब कुछ पता चल जाएगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि एबी और एमी इन दोनों के बेटे होते हैं और यहाँ पर उन्हें अपनी मम्मा के बारे में पता नहीं होता। यहाँ पर एबी बाहर आ जाता है और वो उस गुंडे को उसकी फीस देता है। फिर उस गुंडे को डैड, जिनका नाम चेन होता है, वो लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर एबी के डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। चेन उसे तो बोलने लगता है कि हर टाइम तुमने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन इस बार तो तुमने लाइन ही क्रॉस कर दी। यहाँ पर एबी उसे बोलता है कि मुझे जानना है मेरी मम्मा कौन है और मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। साथ साथ एमी भी उसे यही सवाल, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मुझे उसके साथ कैसे शादी करने के लिए बोल सकते हो? उस आदमी ने तो अपनी तीनों बीवियों को मार डाला और चौथा जो कल्प्रिट होगा वो मैं रहूंगी और आप मेरा मरा हुआ देखना चाहते हो मुंह, सिर्फ चंद पैसों के लिए। यहाँ पर फिर उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि तुम इतना जल क्यों रही हो? तुमने पहले भी किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी और तुम्हारे तो 2 बच्चे भी हो गए थे। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मेरे दोनों बच्चों के बारे में बात करना बंद करो, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। और यहाँ पर प्रेजेंट वाले सीन में हम वापस आ जाते हैं, जहाँ पर शाह अभी भी भाग रही थी। तो एमी और एबी उसे मॉमी बोलने लगते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी मॉमी को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर वो लोग उसका हाथ पकड़ कर भागने लग जाते हैं और यहाँ पर भागते भागते वो लोग एक झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ पर शाह उन दोनों को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम मुझे मम्मी क्यों बुला रहे हो? तो एबी बोलने लगता है क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो, तो आप ही हमारी मम्मा हुई ना, क्योंकि हमारी मम्मा तो कोई ब्यूटीफुल इंसान ही हो सकती है। यहाँ पर वो उन दोनों को थैंक यू बोलती है। इतने में वहाँ पर आ जाता है चेन, जो कि एबी को कॉलर से पकड़ता है। यहाँ पर शाह चेन का हाथ छुड़वा देती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है और तो और चेन के नाक से खून भी आने लगता है। यहाँ पर एबी और एमी उसे डैडी कर बोलते हैं और शाह शॉक हो जाती है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं उनका डैडी हूँ। तो शाह बोलने लगती है कि मुझे लगा कोई ने किडनैप करना है, इसलिए मैंने मुक्का मार दिया। फिर वो उसे टिश्यू देती है और यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि डैडी, हमने आपके लिए वाइफ ढूंढ ली है और ये अब से हमारी न्यू मम्मी होने वाली है। यहाँ पर शाह को चेन को देखकर अपनी 6 इयर्स वाली बातें याद आने लगती है, क्योंकि बहुत टाइम पहले उसने एक लड़के के साथ में अपनी नाइट स्पेंड की थी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर इसको कहीं तो देखा है, लेकिन उसे उसकी शक्ल याद नहीं थी। यहाँ पर शाह उन दोनों को उनका एज पूछती है और उन दोनों का एज 5 इयर्स होता है। और यहाँ पर उन दोनों की एज को सुन के शाह को अपना हॉस्पिटल वाला सीन याद आता है, जहाँ पर शाह प्रेग्नेंट थी। तो नर्स उसे बताती है कि उसके दोनों बेटे, अभी और बेटी, दोनों के दोनों नहीं बचे हैं, क्योंकि उन दोनों को खाया जाता है। जहाँ पर शाह सोच रही थी कि अगर मेरे भी ट्विंस जिंदा, वो बोलने लगती है कि क्यों ऐसे किया जरूरी है। यहाँ पर चेन बोलने लगता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इन लोगों का बोझ उठा रहा हूँ और मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं तुम्हें एफर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम साथ में रहते हैं और मैं भी तुम्हारे एक्सपेंसेस देख लूँगी, जहाँ पर बच्चे भी खुश हो जाएंगे। यानी कि शाह रेडी हो जाती है उसे शादी करने के लिए। यहाँ पर न जाने क्यों चेन अपने आप को बहुत गरीब इंसान बताता है। यहाँ पर फिर बाद में वो बोलता है कि बच्चों ऐसा नहीं पॉसिबल है। एबी उसे बहुत सुनाने लगता है, कहता है कि मैंने और एमी ने फाइनल कर दिया है, तो फिर हमें आपकी राय की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एमी रोने का नाटक करती है तो चेन भी रेडी हो जाता है। फिर वो उन्हें बोलता है कि देखो, हम तो रेडी हो गए, लेकिन रजिस्ट्रेशन में तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन उसके स्मार्ट किड्स उन्हें उनका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं और बोलने लगते हैं मैरिज सर्टिफिकेट दे देते हैं। यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं पार्किंग लॉट। शाह चेन को पूछती है कि हम पार्किंग लॉट में क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कार है? तो चेन बोलता है कि नहीं कार तो मेरे पास नहीं है। इतने में ही शाह को किसी का तो कॉल आता है और वो मास्टर उसे बोलने लगता है
कि मैं तुम्हें अभी के अभी बोल रहा हूँ मेरे 5 मिलियन वापस कर दो। और ये 5 मिलियन वाली बात चैन सुन लेता है तो वो बोलने लगता है कि देखा कितनी खराब लड़की है ये, अगर उसे मेरी आइडेंटिटी पता चलती तो ये तो मुझे भी लूट लेती। यहाँ पर शाव बात करते करते आगे चली जाती है। फिर इसके बाद में वो मास्टर वहीं पर आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर और वो शाव को बंदी बना लेता है। दूसरी ओर चन अपने बच्चे को बोल रहा था कि देखो जैसे शादी करने वाली बात मैंने तुम्हारी मानी, ठीक उसी तरीके से तुम्हें मेरी भी एक बात मानी होगी और तुम्हें तुम्हारी मम्मा को ये नहीं बताना कि मैं सिटी का सबसे रिच इंसान हूँ। तो फिर एबी और एमी बोलने लगते हैं कि ऐसा क्यों। यहाँ पर चैन बोलता है कि मैंने कहा ना नहीं बताना, तो बस मत बताना, मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर एबी को उसकी मम्मा के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो बोलता है कि मम्मा शायद डेंजर में है, मुझे उन्हें बचाने जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर चैन बोलता है कि टॉपिक चेंज मत करो, तो एबी उसे सुनाने लगता है कि हाँ कैसे हस्बैंड हो आप, अपनी वाइफ का ध्यान भी नहीं रख सकते। यहाँ पर चैन से बोलता है कि तुम दोनों के दोनों चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो और कहीं पर भी नहीं जाना, मैं तुम्हारी मम्मा को देख कर आता हूँ। यहाँ पर वो उसके मास्टर को बोलने लगती है कि 5 साल पहले आपकी वाइफ मारी गई थी ना एक होटल में, मुझे पता है। तो फिर वो बोलने लगता है कि इसका मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसे किसने मारा है। यहाँ पर शाह से बोलती है कि मैं आपको वो प्रूफ दे सकती हूँ। तो वो मास्टर बोलने लगता है कि पुलिस को तो ये प्रूफ नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा। तो शाह कहती है कि मैं वहीं पर थी तो मैं सारी चीज़ें निकलवा सकती हूँ। इतने में ही वहाँ पर चैन आ जाता है जो उसे लगने लगता है कि न जाने ये कौन कौन से रिश्ते पाल रखी है। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके शाह के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। इतने में चैन उसके पास जाता है तो वो उसे हस्बैंड करके बुलाने लगती है। फिर वो उसके साथ में चली जाती है और यहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों को बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए घर पे बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। और चैन मन में बोलता है कि देखा खाने की मदद से बच्चों का दिल जीतना चाहती है और मेरे पैसे लूटना चाहती है। इतने में ही वहाँ पर उसका गार्ड आता है जो कि चैन को देखकर मिस्टर गू बोलने लगता है और उसे ग्रीट करता है। यहाँ पर शाह उसे देखने लगती है तो फिर गू अपने गार्ड को इशारा कर वहाँ से भेज देता है और शाह को बोलता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ पर चैन को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का जो उसे बताने लगता है कि मैंने उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाली है जहाँ मुझे पता है कि वो कई सारे मेंस के साथ होटल में जाया करती है। और यहाँ पर चैन उसे थैंक यू बोलकर फोन को कट कर देता है। फिर ये सभी लोग चले जाते हैं लंच करने के लिए एक प्यारे से रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि ये रेस्टोरेंट तो बहुत एक्सपेंसिव है और अभी अभी मैंने इन दोनों के ट्यूशन फीस पे किए हैं, इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो फिर शाम बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, आज हम फर्स्ट टाइम लंच करने आए हैं तो सारी चीज़ों का मैं पे करूँगी। फिर यहाँ पर वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए आ जाती है तो वो लोग ऑर्डर देने लगते हैं और यहाँ पर वो वेट्रेस बोलती है कि आपके दोनों बच्चे बहुत क्यूट हैं, वो लोग बिल्कुल आपकी तरह लगते हैं। उस वेट्रेस जाती ही होती है, इतने में वो तीनों के तीनों बोलने लगते हैं कि मुझे मेरे खाने में एग बिल्कुल नहीं चाहिए। और यहाँ पर चैन ये चीज़ सुन के देख के शॉक हो जाता है। यहाँ पर चैन से पूछता है कि 6 साल पहले तुम हाईचा वाले होटल में थी ना। तो फिर शाह से ना बोल देती है। फिर इसके बाद में शाह को वो दिन याद आता है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी और वो कार में बैठी थी। फिर प्रेजेंट वाले टाइम पे शाह उसे वॉशरूम का बहाना देकर चली जाती है। इसके बाद में शाह चली जाती है अपना कार्ड स्वाइप करने, ये देखने के लिए कि वो बिल पे कर पा रही है या फिर नहीं। लेकिन वो दोनों कार्ड स्वाइप करने के बाद भी उतना बिल पूरा नहीं बनता। तो फिर शाह का ऑर्डर जैसे ही आ जाता है वो उस खाने को रिटर्न करने के लिए बोलती है। लेकिन उस वेट्रेस ने उसे काउंटर पर कार्ड स्वाइप करते हुए देख लिया था। तो फिर वो उसे नीचा दिखाने लगती है कि अगर तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो फिर यहाँ पर क्यों आई हो। और यहाँ पर उसके दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं तो वो वेट्रेस उसे और भी ज़्यादा सुनाने लगती है। यहाँ पर शाह चैन से पूछती है कि उसके पास कितने पैसे हैं। तो चैन बोलता है कि मैं अपना पैसा यानी कि मैं अपना वॉलेट और फ़ोन दोनों लाना भूल गया। यहाँ पर वो बंदी वापस से बोलने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे भी ज़्यादा गया गुजरा है, ना ही उसने अपना वॉलेट लाया है और ना ही फ़ोन पे करने के लिए। तुम चारों के चारों गरीब हो और इतने अमीर रेस्टोरेंट में आए हो, अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ। इतने में ही वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है जो मिस्टर गू को देखकर समझ जाता है कि ये तो मिस्टर गू चैन है। और यहाँ पर वो उन्हें ग्रीट करने वाला होता है लेकिन चैन उसे इशारा करता है। शाह यहाँ पर पीछे से देखती है कि एक पोस्टर लगा है जहाँ पर आप 8 क्वेश्चंस को प्रॉपर आंसर करोगे तो फिर आपका मील हाफ ऑफ द प्राइस हो जाएगा।
तो फिर यहाँ पर वो उसमें पार्टिसिपेट करने लगती है। फिर यहाँ पर वो लोग दमशरास वाला गेम शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उनके बच्चों को एक्टिंग करनी होती है और शाह को पता लगाना होता है कि वो लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर शाह बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को समझने लगती है। यहाँ पर चैन को शक जाता है कि आखिर ये इतनी मिली जुली क्यों दिखती है और ये लोग इतना कोऑपरेट कैसे कर पा रहे हैं। तो फिर वो उसका बाल का टुकड़ा निकाल देता है और अपने सेक्रेटरी को चेक करवाने के लिए देता है, यानी कि डीएनए रिपोर्ट्स निकालने के लिए बोलता है। यहाँ पर शाह खुश हो जाती है कि अभी ये मील हमें हाफ प्राइस में मिलेगा, लेकिन वो मैनेजर उसे बोलने लगता है कि अब आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पर मदर और बच्चों का बहुत अच्छा बॉन्ड देखने मिला है, तो अब जो कुछ भी खाएंगे वो सारा बिल पे करेगा होटल। और यहाँ पर वो तीनों के तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर शाह अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगती है चैन को कि मैं होटल पर रिसेप्शनिस्ट हूँ और मेरा सैलरी इतना है। यहाँ पर भी वो चैन से उसके बारे में पूछती है, तो चैन बोलता है कि मेरी सैलरी तो बहुत ज़्यादा कम है। तो शाह बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, तो तुम एक बहुत अच्छे फादर हो और टेंशन मत लो, फ्यूचर में हम दोनों इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतने में उनका बॉस उसे कॉल कर एक इमरजेंसी शिफ्ट के लिए बुला रहा होता है। फिर यहाँ पर शाओ एक रूम के अंदर जाने वाली थी, लेकिन इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर और उसे खींचकर स्टोरेज रूम ले चला जाता है। दूसरी ओर उसके सभी बॉडीगार्ड्स उस मास्टर को बाहर आते हुए देखते हैं, तो वो उसे पिटना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर चैन शाओ को थोड़ा सा हक साल करने लगता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। शाओ चैन में एक श्योर करता है कि शाओ उन दो लोगों को ना देख पाए। यहाँ पर चैन शाओ के गले में एक नेकलेस देखता है। फिर उसे वो पुरानी वाली बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी और उस लड़की के गले में ठीक ऐसा ही नेकलेस था। और यहाँ पर वो उसे देख के बोलता है कि कहीं तुम वही तो नहीं हो। फिर एक बार फिर से चैन से पूछता है कि 6 साल पहले क्या तुम हाइचा वाले होटल में थी। यहाँ पे शाओ बोलने लगती है कि बार बार तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे, और इतने में दरवाज़ा खुलने लगता है। तो फिर चैन शाओ को हक कर लेता है और उस दरवाजे के पीछे से निकलते हैं उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे, और वो दोनों ने हक करते हुए देख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शाओ यहाँ पर बोलती है कि चलो मेरा शिफ्ट अब खत्म हो चुका है, तो हम सभी लोग घर जा सकते हैं। यहाँ पर जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं, और तो और शाओ को लगने लगता है कि कहीं ये लोग उस मास्टर ने तो नहीं भेजा। तो यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मेरे बच्चे को तो छूना भी मत, और यहाँ पर चैन उन लोगों को आगे दिखाता है, तो वो बॉडीगार्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद में शाओ अपने बच्चों को बोलते हैं कि जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। फिर यहाँ पर वो लोग भागते हुए रुकते हैं और चैन को बोलते हैं कि हिम्मत है तो हम तीनों को पकड़ के बताओ, और वो तीनों के तीनों से चिढ़ाकर भागने लगते हैं। यहाँ पर चैन सोचने लगता है कि आखिर ये औरत और मेरे दोनों बच्चे इतना सिंक कैसे कर सकते हैं, सारी की सारी हरकतें इनकी सेम कैसे होगी। इतने में उसका असिस्टेंट वो रिपोर्ट्स लेकर चला जाता है, लेकिन उस रिपोर्ट्स में लिखा हुआ होता है कि शायद उनकी मम्मा है ही नहीं। फिर बाद में चैन को लगता है कि शायद से वो बहुत ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन उसे वो 5 साल पहले वाली लड़की का ढूंढना ही होगा, ताकि वो पता कर पाए कि आखिर उसने उनके बच्चे को क्यों छोड़ा है। फिर इतने ही टाइम में हम एक बंदे को कार में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि शीन से बात कर रहा था, और वो शीन को बोल रहा था कि आपने जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया और मैंने सारे रिपोर्ट्स उलट पुलट कर दिए। तो फिर अब चैन को भरोसा हो जाएगा कि वो औरत उसकी वाइफ नहीं है। फिर यहाँ पर वो लोग बस में जाने लगते हैं, तो फिर चैन के फोन से पेमेंट हो ही नहीं रहा था, तो वो बस वाला बोलता है कि कार्ड से पेमेंट कर दो। तो फिर चैन अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर पेमेंट करने लगता है, तो उसके दोनों बच्चे बोलने लगते हैं कि आपका ब्लैक कार्ड तो किसी काम नहीं आ रहा। फिर एक बार फिर से हम पुराने वाले सीन में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग लंच कर रहे थे और यहाँ पर वो घर के बारे में उसे पूछ रही थी। तो फिर चैन ने उसे झूठ झूठ बोला कि वो घर तो मैंने रेंट पर लिया है और वो मेरे फ्रेंड का है, तो फिर वो मुझसे उस घर का कम प्राइस लेता है। यहाँ पर शाओ ने पूछती है कि आखिर तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर कैसे आ गए। तो फिर हमें वो पुराना वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग उस मास्टर को देख लेते हैं, जिसके हाथ में बहुत बड़े बड़े पट्टे यानी कि रॉड्स होते हैं, और उससे शायद से वो शाओ को मारने वाला था, और उसने देख लिया था कि वो शाओ को जानबूझकर कॉल कर यहीं पर बुला रहा था।
तो फिर ए भी कॉल करके अपने डैड को सारी बातें बता देता है। यहाँ पर वो उसे पूछती है कि तुमने कभी बस क्यों नहीं लिया, तुम्हें पता नहीं है बस में कैसे चढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कॉइन्स भी नहीं है। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मैं रोज चल के जाया करता हूँ ना, क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं। और यहाँ पर शाओ बेचारी मन में सोचती है कि ये बेचारा कितना अच्छा है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए चल कर जाता है। और ए भी बोलने लगता है कि मम्मा तो कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है, उन्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती, ना ही उन्हें किसी चीज़ पर शक जाता है। यहाँ पर शाओ को बस में किसी का धक्का लगता है और वह सीधा चैन से चिपक जाती है। यहाँ पर चैन उसे दूसरे साइड में रख लेता है ताकि शाओ को ज़्यादा धक्का ना लगे। यहाँ पर ए बी और एमी समझने लगते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि आप तो हमारे घर आओगी ना, ताकि हम आप दोनों को सुला पाओ। यहाँ पर शाओ बोलती है कि आखिर तुम लोग रहते कहाँ पर हो, तो फिर चैन से बोलता है हम गार्डन सिटी के बीच में रहते हैं। और शाओ वो चीज़ सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि गार्डन सिटी के बीच में खाली रिच लोग रहा करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। यहाँ पे वो लोग घर पे आते हैं तो फिर शाओ बोलती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा घर है। तो फिर चैन से बोलने लगता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, ये मेरा फ्रेंड ओन करता है तो मुझसे बहुत कम पैसे लेता है, और तो और वो तो मुझे पैसा देने से भी मना करता है, लेकिन फिर मैं उन्हें कुछ ना कुछ तो दे देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं यहाँ पर मुफ्त में रहूँ। यहाँ पर एमी और एबी को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। साथ ही साथ शाओ घर के इंटीरियर्स को देख के बहुत खुश होती है और उसे समझाने लगती है कि सभी फर्नीचर और फिक्चर्स बहुत सही पोजीशन पे है। तो फिर चैन सोचता है कि आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता, तो शाओ बोलने लगती है कि मुझे इतना तो पता ही है। यहाँ पर वो एमी और एबी को बोलती है कि लेट नाइट स्नैक्स खाना अच्छा नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देती हूँ। और बाद में वो उसे बोलती है कि चलो मुझे फ्रिज दिखा दो ताकि मैं देख सकूं कि मैं आखिर तुम्हारे लिए क्या बना सकती हूँ। यहाँ पर वो फ्रिज खोलने बाती है तो फिर चैन फ्रिज के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि फ्रिज में कुछ नहीं है। तो शाह बोलती है कि एग्स तो होंगे ही। फिर वो उसे हटाकर फ्रिज खोलती है तो उसमें बहुत महंगे महंगे फ्रूट्स और फूड्स होते हैं। तो फिर वो बोलने लगती है कि तुम ये सब खाते हो। तो चैन एक बार फिर से बहाना मारने लगता है कि नहीं, ये तो वो मेरे फ्रेंड का है, वो हर महीने कंपलसरी रिस्टॉक कर ही देखता है ताकि हम लोग कभी भी आउट ऑफ फूड ना हो, बस इसके लिए। तो छाओ बोलने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है। यहाँ पर फिर वो लोग साथ में डिनर बनाते हैं और खाने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग सेम तरीके से ड्रिंक पीते हैं और साथ ही साथ जब ब्रश करने का टाइम होता है तो सेम तरीके से ब्रश करते हैं। चैन तो यहाँ पर सोचने लगता है कि डीएनए रिजल्ट्स में साफ साफ बताया था कि उनकी मामा नहीं है, तो फिर ये तीनों की दोनों एकदम डिट्टो एक दूसरे जैसा कैसे एक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में शाह दोनों बच्चों को सुला देती है तो फिर चैन से पजामा चेंज करने के लिए देता है। यहाँ पर वो दोनों बच्चे बड़े चालाकी से उनका रूम प्लेट जो होता है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फिर जब चैन सोने के लिए जाता है तो वो सीधा शाह के रूम में चला जाता है एंड वो उसे हक करके सोने लगता है। फिर जैसे ही सुबह होती है चैन देखने लगता है कि शाह तो उसके बाजू में सोई है। यहाँ पर शाओ अभी भी नींद में थी और वो उसका फेस देखकर बोल रही होती है कि तुम्हारी इतनी बड़ी आंखें हैं और इतना चार्मिंग फेस। तो फिर चैन को पुरानी बात याद आने लगती है जहाँ पर वो होटल रूम वाली लड़की ने सेम बात कही थी। लेकिन जैसे ही शाओ की नींद खुलती है शाओ चिल्लाने लगती है और चैन को पिल्लो से मारने लगती है और उसे यहाँ से भागने के लिए बोलती है। यहाँ पर फिर बाद में चैन उसे बाहर आकर नंबर प्लेट बताने लगता है तो शाओ बोलती है कि मुझे अच्छे से याद है, मेरा जो बेडरूम है वो वॉशरूम के बाजू में है। तो फिर वो लोग अपने बच्चों को देखते हैं। यहाँ पर चैन उन पर चिल्लाने वाला होता है तो शाओ बोलती है कोई बात नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। यहाँ पर शाओ को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बहुत अर्जेंटली वहीं पर बुलाती है। फिर यहाँ पर शाओ फटाफट रेडी होके जाने लगती है। यहाँ फिर बाद में जब शाओ रोड क्रॉस कर रही होती है तो उसका कार से चक्कर होने वाला था, लेकिन यहाँ पर चैन उसे बचा लेता है। जब मास्टर अपना कार का दरवाज़ा खोलता है तो फिर एमी उसे जीप दिखाकर चिढ़ाने लगती है। फिर यहाँ पर शाओ उसे बताने लगती है कि उसके फ्रेंड के घर पर चोरी हो गई थी और ये सब शाओ की वजह से हुआ था, क्योंकि एक मास्टर है जो उसके घर पर आकर तोड़फोड़ करने लगा था। यहाँ पर चैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर पता करने के लिए बोलता है उन सब के बैकग्राउंड के बारे में। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो मास्टर और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं शाओ के घर पर और वो उसके फैमिली मेंबर्स को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी कुंवारी है, लेकिन तुम्हारी बेटी की तो ऑलरेडी शादी हो गई है और वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ यहाँ वहाँ घूमती रहती है। और यहाँ पर शाओ चली जाती है एक बार फिर से अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए।
यहाँ पर वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम ये सारी बातें भूल जाओ और अपने मॉम डैड के घर पर जाकर कुछ दिन के लिए रहो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या करोगी? तो शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई और मैं शादीशुदा हूँ। फिर यहाँ पर शाओ अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी शादी तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो गई। तो फिर शाह बोलती है कि कोई ना, शायद यही नेचर को मंजूर होगा और जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। दूसरी ओर हम शाह की सिस्टर को देखते हैं और उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि मॉम डैड आप लोग टेंशन मत लो, मैं कैसे भी करके सारी चीज़ें पता कर लूँगी और यहाँ पर मैं शाह को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर एमी और एबी अपनी मम्मा से मिलने के लिए होटल में आ जाते हैं। दूसरी ओर हम शाह को देखते हैं और उसकी बहन जो होती है वो उसी होटल में आई थी। तो फिर उसकी बहन कॉल कर उसे रूम 02061 में टॉवल्स भेजने के लिए बोलती है। जैसे ही शाह टॉवल्स रखने आती है कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ था लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। तो फिर शाह अंदर आकर टॉवल रखकर चली जाती है और अगले ही सीन में हम उसकी बहन को देखते हैं जो उसके कैबिनेट के बाहर खड़ी होती है और पासवर्ड डालकर उसका कैबिनेट खोल देती है और उस कैबिनेट में एक फ्लावर होता है और पीछे से उसके बच्चे बहुत बड़ा सा पॉपअप फोड़ते हैं जिसपे से बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके बच्चे उस औरत का शक्ल देखकर डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर उसकी बहन उन दोनों बच्चों को बदमाश समझकर भेज देती है लेकिन वो लोग उसे हरकत करते हुए देख लेते हैं। फिर यहाँ पर वो जैसे ही जाती है एबी पासवर्ड डालकर वो लॉकर को खोल देता है और उस लॉकर में से एक रिंग निकलता है। एमी बोलती है कि ये तो मम्मा की रिंग है ही नहीं, मम्मा ने कभी भी ये रिंग नहीं पहनी। तो फिर वो लोग उस रिंग को ले लेते हैं। साथ ही साथ एबी अपने डैड को सारी बातें कॉल पर रिकॉर्ड कर भेज देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब भी शाह अपने रिसेप्शन एरिया में होती है तो फिर उसकी मैनेजर ने उसे उस रूम में बुलाया होता है जहाँ पर जैसे ही वो उस रूम में जाती है तो फिर उसकी सिस्टर उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि मैंने इस रूम में इसे टॉवल रखने के लिए बोला था लेकिन उसने मेरी रिंग चुरा दी। फिर यहाँ पर उसके मैनेजर से बोलती है कि इस चीज़ का मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो फिर शाह अपनी बात अपनी तरफ से बताने लगती है कि मुझे टॉवल का ऑर्डर आया था लेकिन दरवाज़ा खुला था तो मैंने 3-4 बार बुलाया बट किसी ने जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं अपना टॉवल रखकर चुपचाप यहाँ से चली गई थी। यहाँ पर उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी लो इंसान की वुमन होगी जो चोरी करेगी। शाह बोलने लगती है कि प्लीज़ आप बिना एविडेंस के मुझे जज ना करिए। तो फिर उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि ठीक है, क्यों ना तुम्हारा कैबिनेट यानी कि लॉकर चेक करवाया गए। तो फिर यहाँ पर वो सभी लोग उसका लॉकर चेक करने के लिए चले जाते हैं और हम यहाँ पर देखने लगते हैं कि जैसे ही वो लोग जाते हैं तो उसकी बहन बोलने लगती है कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मुझे पता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि देखना तुम जेल जाकर ही मारोगी। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, देख लेते हैं कि आखिर कौन जेल जाएगा। यहाँ पर फिर वो लोग उसका कैबिनेट चेक करते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर वो उसे बोलने लगती है कि मैडम कहीं आप इसे फ्रेम करना तो नहीं चाह रही और जानबूझ के अपनी रिंग यहाँ पर आपने रखी थी क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंस लग रही हो। तो फिर यहाँ पर उसकी सिस्टर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि इसकी पूरी कपड़ों में चेक कर लो। यहाँ पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इतने में ही एमी और एबी वहाँ पर आते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी मम्मा को छोड़ दो। उसकी सिस्टर हंसते हुए बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास इतने छोटे छोटे स्टेप्स बच्चे होंगे, यानी कि तुम इतनी स्टेप मदर हो, कितनी बेशर्म हो तुम। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि तुम टॉपिक मत चेंज करो और रिंग पर ही अपना फोकस रखो। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मैं रिंग पर कैसे फोकस करूँगी क्योंकि तुमने उसे चुरा लिया है। शाह उसे बोलती है कि क्यों ना तुम अपने बैग में चेक करो। जैसे ही वो बैग देखती है वो बैग को छुपा लेती है। तो फिर शाह उसका बैग में से रिंग निकालती है और बोलने लगती है कि देखा ये रिंग तो तुम्हारे बैग में ही है। फिर यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बच्चे चले जाते हैं शाह के पास और उसे सारी बातें बताने लगते हैं। एंड जब भी वो लोग रूम से कैबिनेट की तरफ आ रहे थे तो फिर शाह ने बड़ी चालाकी से वो रिंग को उसके पर्स में डाल दिया था। तो फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि क्या पता इसने जानबूझ के ये रिंग मेरे पर्स में डाल दी हो। तो फिर मैनेजर सीसीटीवी फुटेज के लिए उन्हें भेज देती है और यहाँ पर वो गार्ड्स बोलने लगते हैं कि सीसीटीवी फुटेज तो इरेज हो गया था। फिर बाद में उसकी सिस्टर चिल्लाने लगती है। तो फिर मैनेजर बोलती है कि मैडम आपको आपकी रिंग आप ही के बैग में मिली है, तो फिर इसके आगे हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो फिर प्लीज़ यहाँ पर तमाशा करना आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर फिर बाद में सिस्टर बोलने लगती है कि तुम्हें याद है कि एक बार रूम में एक बुड्ढे से
आदमी को बहुत ज्यादा मारा गया था गुंडों ने। ये गुंडे किसी और ने नहीं बल्कि आपके रिसेप्शनिस्ट ने ही भिजवाए थे। यहाँ पर वो मैनेजर गुस्सा हो जाती है, तो सभी लोग उन तीनों को पकड़ लेते हैं और इन तीनों को वहां से ले जाने लगते हैं। यहाँ पर एमी बहुत रो रही थी। इतने में ही वहां पर आ जाता है उनका हीरो वाला डैड यानी कि चैन, और वो उन पर चिल्लाता है। तो फिर वो मैनेजर बोलने लगती है कि ये होटल बिलोंग करता है मिस्टर गू को, और यहाँ पर तुम लोग कौन होते हो जो इतना सारा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर वो जो मैनेजर होती है वो बताने लगती है अपने होटल के बारे में, और वो कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं, भले ही मिस्टर गू यहाँ पर ना आते हो लेकिन उनका जो चेयरपर्सन है मिस्टर जीन वो यहाँ पर अक्सर आया करते हैं, और अगर आज वो प्रेजेंट होते तो तुम्हें तक के बाहर के यहाँ से निकाल देते। तुम्हें पता है हमारे प्रेसिडेंट कितने अमीर है, वो पूरे सिटी के सबसे अमीर इंसान है और कोई इनसे पंगा नहीं ले सकता, और वो तुम्हारी फैमिली को चुटकियों में गायब कर सकते हैं। यहाँ पर ए भी बोलता है कि तुम तो सारे मेरे डायलॉग्स बोल रही हो। इतने में ही वहाँ पर ए बी अपने फ़ोन में चेयरमैन को कॉल लगाता है और बोलने लगता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पर आ रहे हो, वरना मैं डैड से बात करवा कर आपकी जॉब खा सकता हूँ। इसके बाद में वो फटाक से उधर आ जाता है, और यहाँ पर वो जैसा जैसा ए बी बोलता है डिटो वैसा वैसा वो उस मैनेजर को बोलने लगता है। यहाँ पर वो मैनेजर को ये तक बोलता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम ऐसा व्यवहार करती रहोगे अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ, वो भी बिना किसी सबूत के। यहाँ पर मैनेजर बोलती है कि मैं तो बस क्लाइंट को खुश करना चाहती थी। तो ए भी बोलता है क्लाइंट खुश तब होगा जब हमारे एम्प्लॉयज़ खुश होंगे। इतने में ही वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसका डैड बोलता है कि रुको, अभी भी प्रूफ आना बाकी है। जहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे में सारी चीज़ें कैद हो जाती है कि किस तरीके से उसकी सिस्टर ने उस कैबिन के अंदर वो रिंग डाला था। यहाँ पर वो मैनेजर गार्ड्स को उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। इसके बाद में जो चेयरपर्सन होता है वो मैनेजर को ही जॉब से निकाल देता है। यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में इस पूरे होटल के चेयरपर्सन हो। तो फिर यहाँ पर चैनू से इशारा करता है और उसे पहचानने से मना करता है। तो फिर वो बोलने लगता है कि हाँ, मैं ही यहाँ का चेयरपर्सन हूँ और मेरे यहाँ सीसीटीवी फुटेज आ रहे थे तो मैंने सब कुछ देख लिया था, इसलिए बस मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। यहाँ पर फिर शाह को डाउट आने लगता है कि ये इतना अमीर इंसान है तो फिर तुम्हारे पास इसका नंबर कैसे आया और तुम्हारे बुलाने पर ये तुरंत कैसे आ गया। तो फिर वो उसे बताने लगता है कि जिस घर में हम रहते हैं वो उस घर के मालिक का फ्रेंड है, तो फिर वो अक्सर हमारी हेल्प किया करता है। यहाँ पर शाह उसे जाकर थैंक यू बोलने लगती है और कहने लगते हैं कि आपने हमारी इतनी मदद की है, मैं आपके लिए खाना ज़रूर बनाऊंगी और आपको डिनर पर भी इनवाइट करूंगी। जैसे ही जिन जाने लगता है तो शाह बोलने लगती है कि आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, और ये चीज़ सुन के शैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे बोलता है हैंडसम, तुम्हें वो जिन हैंडसम लगता है। तो फिर शाह बोलते हैं कि हाँ, तो इतना तो हैंडसम है वो। यहाँ पर बाद में ए भी बोलने लगता है कि मम्मा आपको वो चेयरपर्सन अच्छे लगता है या फिर हमारे डैडी। तो फिर उसका डैडी बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने के लिए अपने बाल बनाने लगता है। तो फिर बाद में वो उसके चीक्स पकड़ कर बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे डैडी बहुत हैंडसम लगते हैं, और वो उसे चीक्स पर किस कर देती है। यहाँ पर उसके दोनों बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ये भी बोलने लगता है कि मेरा हार्ट तो बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। तो फिर चैन बोलने लगता है कि तुम्हें ये चीज़ें कैसे पता। तो ये भी बोलता है कि बस आप ही की गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है, मेरी भी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर छाव उसके सर पर हाथ घुमाती है। तो फिर एमी बोलने लगती है कि एबी को बिल्कुल नहीं पसंद कोई उसके सर पर हाथ रखे। तो फिर शाह भी बोलने लगती है कि ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पसंद थी। इतने में ही हम बाद में देखते हैं कि शाह अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे बता रही थी। तो फिर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि देखो, तुम दोनों सेम हैबिट एक दूसरे के ऊपर डाल सकते हो अगर तुम लोग ब्लड रिलेटेड हो, यानी कि अगर डीएनए टेस्ट किया जाए और अगर वो तुम्हारे बच्चे हुए या फिर कोई बच्चों के रिलेटेड हुए तो फिर तुम लोग सेम एक्टिंग कर सकते हो, क्योंकि हर बार तुम सेम एक्ट करो ऐसा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। दूसरी ओर हम उसकी सिस्टर को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी मम्मी बहुत रो रही होती है कि मेरी बेचारी बेटी, शाह ने तो उसकी लाइफ ही बर्बाद कर दी है। फिर यहाँ पर उसका डैड उस मास्टर को कॉल करके बोलता है कि क्यों ना तुम उसके दोनों बच्चों को किडनैप कर दो, फिर ना चाहते हुए भी तुम्हारे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग स्कूल से वापस जा रहे होते हैं जहाँ पर उनकी मम्मा उन्हें यहीं पर रुकने के लिए बोलती है।
तो फिर उतने में ही कोई बॉडीगार्ड्स पीछे से आकर उन्हें ले जाते हैं। फिर जैसे ही शाह यहाँ पर आइसक्रीम लेकर आती है उसे उसके बच्चे नहीं दिखते, तो वो उन्हें ढूंढने लगती है और वो देखती है कि उनके बच्चों को कोई उठाकर ले जा रहा है। वो उसके पीछे भागती तो है लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाती। फिर रोते हुए वो कॉल कर देती है चैन को, तो चैन बोलता है कि तुम वहीं रुको, मैं कुछ गार्ड्स को भेज रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। इतने में ही उसे उस मास्टर का कॉल आ जाता है जो बोलने लगता है कि तुम जो सोच रही हो वो सच है, मैंने ही तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है और अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दे दो, तो मैं उन्हें तुम्हें आसानी से दे दूंगा और मैं तुम्हें एड्रेस भेज दिया हूँ। अगर सीसीटीवी फुटेज के बिना आओगी तो तुम्हारे दोनों बच्चे मारे जाएंगे। यहाँ पर शायद रोते हुए कार बुक करती है और वो कार में सीधा उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो उस मास्टर को देखती है और अपने बच्चों के बारे में पूछती है। तो उसका मास्टर उसके बच्चे को दिखाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों बेहोश थे। यहाँ पर शाह पूछती है कि आखिर तुमने इनके साथ क्या किया, तो वो मास्टर बोलने लगता है कि मैंने तो बस इन्हें सुलाया है, लेकिन अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला तो मैं इन्हें लाइफ लॉन्ग के लिए सुला दूंगा। और वो उनके आसपास में पेट्रोल डालने लगता है ताकि वो आग जला सके और उन्हें मार सके। यहाँ पर शाह बहुत कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों तक जा पाए, लेकिन वो गार्ड्स उसे बहुत टाइटली पकड़ कर रखते हैं और उसे जाने ही नहीं देते। फिर यहाँ पर वो आग लगाने वाला ही होता है, लेकिन वो उससे माफी मांगकर बोलने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरे पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। फिर यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड को उसे वहीं भेजने के लिए बोलता है, तो उसके बॉडीगार्ड उसे उसके बच्चे के पास भेज देते हैं और उसे साइड में से आग लगा देते हैं। और वो हंसते हुए बोलता है कि अब देखना, आज के दिन तुम और तुम्हारे बच्चे, तुम तीनों के तीनों एक साथ मर जाओगे। यहाँ पर चैन बहुत चिल्लाते हुए आता है क्योंकि उस पूरे बिल्डिंग में आग लगने वाली थी, लेकिन इतने में ही वहाँ से वो तीनों की तीनों बाहर आते हैं और शाह यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ पर वो नर्स आकर बोलने लगती है कि बच्चों ने बहुत ज्यादा ही ब्लड लॉस कर लिया है और उनका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा रेयर है, जो कि होता है O नेगेटिव, और उन्हें कोई बचा सकता है तो फिर वही है जिसके पास O नेगेटिव वाला ब्लड है। यहाँ पर सभी लोग O नेगेटिव वाला ब्लड ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो वाला ब्लड कहीं पर भी नहीं मिलता। इतने में ही वहाँ पर शाह आ जाती है और बोलने लगती है कि आपको जिस ब्लड की ज़रूरत थी वो आप मुझसे ले सकते हो। फिर यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो नर्स बोलने लगती है कि आप उनकी ममा हो। तो फिर शाह बोलते हैं कि नहीं, मैं उनकी ममा तो नहीं लेकिन स्टेप ममा ज़रूर हूँ। यहाँ पे शाह को शक होने लगता है कि हमारा ब्लड टाइप सेम कैसे है, तो फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल कर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है। साथ ही साथ में चैन को भी ये सारा शक जाता है, तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि न जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और बार बार मुझे लग रहा है कि वो वही है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि तुम जाओ और बहुत सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करना और किसी को भी पता मत चलने देना। यहाँ पर वो उसे बताता है कि बहुत पहले मैडम एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी, लेकिन उन्होंने हाइचा वाले होटल में गई थी जहाँ पर उनके साथ कुछ तो हुआ था। उसके बाद से उन्होंने एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब ऑफर ले लिया था। न जाने कि वो अपना इंटीरियर डिज़ाइनर वाला प्रैक्टिस क्यों नहीं करती। वह यहाँ पर चैन उसे सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है। यहाँ पर शाह अपने बच्चे के पास बैठी होती है तो चैन उससे बोलता है कि ज़्यादा देर तक यहाँ पर मत बैठो, अब रेस्ट करने लगो, क्योंकि तुमने अपना बहुत ज़्यादा ब्लड उन्हें दिया है तो फिर तुम्हें भी वीकनेस फील होने लगेगा। यहाँ पर चैन उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है, तुमने मुझसे कहा था कि 6 साल पहले तुम हाइचा में नहीं थी, लेकिन तुम तो वहीं पर थी। यहाँ पर शाह से माफ़ी मांगती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हें ये चीज़ बहुत जल्दी बताने वाली थी, लेकिन मुझे मेरे पास्ट को यहाँ पर नहीं लाना है। यहाँ पर चैन से सॉरी बोलता है चिल्लाने के लिए और कहता है कि जब भी तुम कंफर्टेबल होना तो मुझे बता देना। फिर यहाँ पर वो उसे अपना ब्लेजर उड़ाकर बाहर चला जाता है और अपने असिस्टेंट को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने बोलता है और पता लगाने बोलता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसे हाइचा छोड़ना पड़ा। फिर यहाँ पर शाह चली जाती है उस डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो डॉक्टर उसे बताने लगता है कि 6 साल पहले जब आपने बर्थ दिया था तो फिर आपके बच्चे रोए नहीं थे और उन्हें बहुत सारी डिजीज हो गई थी जो बच्चों को नहीं होती, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत अनहेल्दी थी, इसलिए उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। यहाँ पर शाह को उनकी कोई भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है क्या तुम्हें कुछ भी याद है, तो शाह बोलते हैं कि नहीं, मैं उस समय बेहोश हो गई थी। यहाँ पर उनके जाने के बाद आ जाती है शीन, जहाँ पर वो डॉक्टर को बोलती है कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा प्रमोशन अब डायरेक्टर की पोजीशन पे होगा।
यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि मैडम आपने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, आपको नहीं लगता इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है? तो फिर शीन बोलने लगती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे एक छोटा सा भी क्लू पीछे नहीं छोड़ना है वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। यहाँ पर फिर बाद में वो दोनों के हाथों को पोंछती है और उन्हें खाना खिलाने लगती है। यहाँ पर उसके दोनों बच्चे बोलते हैं कि मम्मी हम बड़े हो के आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि न जाने क्यों लोग आप ही को सताते रहते हैं। यहाँ पर इनको दोनों को यानी कि इन तीनों को चैन बाहर से देख रहा था और खुश हो रहा था। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि भले ही मैडम उनके रियल मदर ना हो लेकिन वो बिल्कुल उनके रियल मदर जैसी लगती है। यहाँ पर चैन बोल देता है कि अब समय आ गया है, मुझे शाह को सारी सच्चाई अपने बारे में बतानी होगी। यहाँ पर वो उसे सारी सच्चाई बताने के लिए जाता है, लेकिन इतने में ही उसे कुछ टेक्स्ट आता है। तो फिर वो उदास होकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि मेरा जो रेज्यूमे था वो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि क्यों ना तुम इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर लो और मिस्टर गू का हाउस डेकोरेट करो। यहाँ पर शाह गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि मिस्टर गू, हाँ उसके बारे में तो भूल ही जाओ, वो दुनिया का सबसे खड़ूस इंसान है और बहुत अमीर भी तो है। लेकिन यहाँ पर गू डर जाता है, यानी कि हमारा चैन डर जाता है, क्योंकि उसका पूरा नाम गू चैन होता है और वो उसी की बात कर रहा था और उस वे में उसे सच्चाई बताने वाला था। लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद में बाहर आकर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि एक इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म में अच्छी सी जॉब ढूंढो और सैलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ पता लगाओ कि मेरे बारे में कोई बुरी अफवाह फैल रही है क्या। वहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि ऐसा क्यों? तो चैन बोलता है कि नहीं, बस पता लगाओ कि आखिर मेरे बारे में कौन बुरा बोल रहा है। फिर यहाँ पर शाह बैठी होती है तो फिर उसका जॉब मिल जाता है। यहाँ पर वो बहुत खुश होती है और बोलने लगती है कि तुमने सही कहा था, मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में ट्राई करना चाहिए, और उससे वो दोनों गालों पर किस करने लगती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, इतने में ही एबी बोलने लगता है कि डैड आपने रात को ब्रश नहीं किया है। और यहाँ पर उसका डैड शर्मा जाता है और बोलने लगता है कि एबी नींद में बातें करता है, उसकी बात तुम्हें मत आओ। यहाँ पर फिर बाद में शाह जाने लगती है अपने ऑफिस में, जहाँ पर जीन भी होता है। तो उसे बोलती है कि तुम क्या मुझे ड्रॉप करोगे? तो जीन बोलता है कि हाँ मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ तो तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। फिर यहाँ पर शाह चली जाती है अपने ऑफिस में, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर को देखती है और उसकी सिस्टर से बोलने लगती है कि क्यों, अगर तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती, मैंने भी तो इंटीरियर डिजाइनिंग किया है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शीन घर पर होती है, जो एमी को कुकीज यानी कि कैंडीज भी दे रही थी। तो फिर एबी बोलने लगता है कि तुम कितनी बुरी हो, तुम उसके दांतों में कैविटी करा दोगी। यहाँ पर शीन उन पर गुस्सा होने लगती है। इतने में उनकी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाती है। तो फिर वो दोनों बच्चे अपने मम्मी को बोलते हैं कि मम्मा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और उसे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि कैजुअली भी किसी को मम्मा मत बुलाओ। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे डैड ने तो कब की शादी कर ली और ये हमारी ही मॉम है। यहाँ पर शीन जानबूझकर उससे ग्रैंडमा के बाजू में जाकर रोने लगती है और बोलने लगती है कि इतने सालों से मैंने इन दोनों का ध्यान रखा है और वो औरत वापस आ गई जो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कुछ पैसों के लिए। फिर यहाँ पर उसकी दादी माँ बोलने लगती है कि मुझे कुछ तो करना होगा और मेरे बेटे को उस औरत के चंगुल से छुड़ाना होगा। और यहाँ पर शीन रोने का नाटक करने लगती है। एमी अपने भाई एबी से बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो एबी बोलता है तुम टेंशन मत लो, हमारी मम्मा सिर्फ हमारी मम्मा हो सकती है, कोई और हमारी मम्मा नहीं बन सकता। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा कॉल लगाने लगती है और यहाँ पर वो उसके असिस्टेंट को कॉल लगा के सारी बातें पूछ लेती है और बोलने लगती है कि अब देखो मैं इसे कैसे मजा चखाती हूँ। यहाँ पर फिर वो दादी माँ गरीबों वाले कपड़े पहन के चली जाती है उसके ऑफिस में उसका पता लगाने, एंड उसे सिर्फ उसका सरनेम मालूम होता है। तो फिर उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि हाँ मेरा ही सरनेम है वो, बताओ तुम्हारे क्या काम है। तो बोलने लगती है कि मुझे मेरा घर डिजाइन करना है। तो फिर उसकी सिस्टर उससे बजट पूछती है, वो बोलने लगती है कि 50,000। यहाँ पर उसकी सिस्टर हंस के बोलती है कि तुम जैसे क्लीनिंग वाली आंटियों का घर कितना ही बड़ा होगा, शायद बेडरूम होगा या फिर बेडरूम के अंदर ही बाथरूम होगा। और यहाँ पर वो हंसने लगती है, फिर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलने लगती है कि ऐसी लड़की कभी भी मेरे घर की बहू बन ही नहीं सकती। और यहाँ पर वो उस कंपनी के बॉस को कॉल लगाकर बोल देती है कि इस औरत को खाली टॉयलेट क्लीनिंग का काम दो,
दूसरी ओर शाओ चली जाती है वो ग्रैंड माँ के पास, क्योंकि वो क्लीनिंग वाले कपड़ों में बैठी थी और उसे लग रहा था कि न जाने इन्होंने खाया होगा या भी नहीं। तो वो उसे अपना ब्रेड और पानी देने लगती है। फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि मैं इस कंपनी में जॉब करती हूँ। तो फिर वो बोलती है कि मेरा बॉस मुझसे बहुत काम करवाता है, इसलिए मुझे पसीने हो रहे हैं। यहाँ पर उसी ग्रैंडमा से बोलने लगती है कि मेरा एक छोटा सा घर है जो मुझे बिल्ड करना है, लेकिन मुझे जो शेन नाम की लड़की थी उसने मॉक कर दिया और वो मेरा मजाक उड़ाकर चली गई। यहाँ पर वो शाओ का नाम पूछती है तो शाओ का सर नेम भी शेन होता है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा शॉक हो जाती है कि दो जानने वाली सेम लड़कियाँ यहाँ पर कैसे हो सकती है। फिर बाद में शाओ ने बोलने लगती है कि इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, मैं आपका घर डिजाइन करूंगी और 50,000 कोई कम अमाउंट थोड़ी ना होता है, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर वो उस ग्रैंडमा को लेकर कंपनी के अंदर आ जाती है और डिजाइन बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि यहाँ पर वापस कैसे आ गई, तुम्हारा तो बजट भी 50,000 है। यहाँ पर ग्रैंडमा बोलती है कि 50,000, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरा बजट 50 मिलियन है। और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर फिर उसे उसका ऑर्डर मिल जाता है और सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये तो मिस्टर गू की मम्मा थी और यहाँ पर वो टेंशन में आ जाती है कि वो मिस्टर गू के साथ कैसे काम करेगी। दूसरी ओर चैन को उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि आपकी मॉम कंपनी में गई थी और उन्होंने आपकी वाइफ को सजा दे दी है टॉयलेट क्लीन करने की। तो फिर जब वो लोग घर पे होते हैं तो चैन उसे टेंशन में देखता है और उसे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम जॉब छोड़ सकती हो। तो शाओ बोलने लगती है कि नहीं, भले ये मुश्किल टास्क है लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कैंसिल किया तो मुझे 5 मिलियन पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वो उसे गू वाले घर के बारे में बताने लगती है। तो चैन पूछता है कि आखिर तुम्हारे मिस्टर गू के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। और यहाँ पे वो बोलती है कि अगर वो इंसान मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसका गला दबा के उसे मार डालूंगी। यहाँ पर तो चैन डर सा ही जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे अपनी सच्चाई कैसे बताऊंगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर पूछता है कि मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टास्क दिया था, तो तुम्हें पता चला कि मार्केट में मेरे बारे में कोई बुरी न्यूज़ चल रही है या फिर नहीं। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कुछ पता नहीं कर पाता। इसके बाद में उसी ग्रैंडमा के घर पे SR कंपनी के इंटरनेट डिजाइनर आ जाते हैं। तो वो पूछता है कि शाओ कहाँ पर है। तो वो लोग झूठ बोलने लगते हैं कि शाओ बहुत बुरी है, वो अपने क्लाइंट से बहुत गंदी तरीके से बर्ताव करती है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा को किसी पर भी यकीन नहीं होता और वो उन्हें यहाँ से भेज देती है। यहाँ पर वो पहुंच जाती है शाओ से सीधा मिलने के लिए। यहाँ पर वो शाओ को सब कुछ बता देती है और शाओ बहुत खुश होती है कि उन्हें शाओ पर विश्वास है। फिर यहाँ पर वो लोग प्रोजेक्ट के बारे में याद करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है चैन और शाओ चैन को देखकर शॉक हो जाती है। और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मम्मा ये तो मेरी वाइफ है। और यहाँ पर उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर उसकी वाइफ लेकिन खुश नहीं होती और वो गुस्से में जाने लगती है। तो फिर वो उसे रोकता है, लेकिन शाओ से बोलती है कि मैं तो अब तुमसे घर पर रात में ही बात करूंगी। यहाँ पर उसकी मम्मा उसका कान पकड़कर बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी वाइफ तुमसे नाराज हो गई। तो फिर चैन से बोलने लगता है कि मेरी वाइफ के अकॉर्डिंग मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज उसे मेरी सारी सच्चाई पता चल गई, इसलिए मुझे अब समझाना होगा। यहाँ पर चैन घर पर पहुँच जाता है बड़ा सा बुके लेकर, लेकिन शाओ यहाँ पर उसकी बात नहीं मानती और सीधा उसे बोल देती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। चैन यहाँ पर डर जाता है, उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन शाओ बोलने लगती है कि तुमने मुझे मैनिपुलेट किया है और मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी। फिर यहाँ से वो चैन को घर के बाहर भेज देती है और बोलने लगती है कि जब तक तुम डिवोर्स पेपर साइन नहीं करोगे तब तक तुम मुझे भूल ही जाओ। फिर यहाँ पर चैन यूज करता है अपने बच्चों का और उन्हें नाटक करने के लिए बोलता है। तो शाओ दरवाजा ओपन कर देती है, लेकिन फिर ये तीनों के तीनों मिलकर दरवाजा वापस बंद कर देते हैं और अपने डैडी को ही बाहर भेज देते हैं। फिर यहाँ पर शाओ चैन से सारी सच्चाई बताने लगती है कि मुझे भी खुद पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने भी तुमसे कुछ चीज छुपाई है। 6 साल पहले मुझे किसी ने ड्रग्स पिला दिया था, जिस वजह से मैंने एक लड़के के साथ में नाइट स्पेंड की थी और मेरे बच्चे भी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और यहाँ पर से शाओ अपने आप को जिम्मेदार मानकर वहाँ से चली जाती है। चैन से समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा और जो हो गया उसे भूल जाओ, वो तो बस एक मिस्टेक थी, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी शाओ यहाँ से जाने लगती है। इतने में असिस्टेंट आकर उसे रिपोर्ट्स दे देता है और फाइनली रिपोर्ट में सारी सच्चाई आ जाती है कि शाओ ही इन दोनों ट्विंस की मम्मा है। फिर बाद में भागकर चैन उसके पास चला जाता है और उसे रिपोर्ट्स दिखाने लगता है। यहाँ पर तो शाओ रोते रोते पूरी नदियाँ बहा देती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वो चारों के चारों हाथ पकड़कर अपने घर जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।